गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का वो नेक्स्ट डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा हमारे पास? हमने अब तक जो टॉपिक डिफाइन किए स्टूडेंट्स वो 4 टाइप्स के टॉपिक थे। एक कंडीशनल, सेकंड मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, थर्ड इंडिपेंडेंट लॉ इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए हो गया था, और फोर्थ हमारे पास था एटलीस्ट के लिए। तो स्टूडेंट्स इन 4 बातों से आगे बढ़ते हैं। अब जो मेन प्रोबेबिलिटी वो आ रही है केसेस वाली। केस बनते हैं यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स बस सोचना है और केस बनाना है और कुछ भी नहीं करना है। देखना क्या है, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, कोई बेसिक अलग से कोई फार्मूला नहीं है। बुक में तो फार्मूले वगैरह हैं, लेकिन मैं आपको सीधा क्वेश्चन कराने वाला हूँ कैसे होना है। देखो ध्यान से। ए मैन एंड हिज वाइफ अपीयर फॉर एन इंटरव्यू फॉर 2 पोस्ट। मतलब एक हस्बैंड है और एक वाइफ है, वो इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं 2 पोस्ट के ऊपर। ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड सिलेक्शन इज 1/7। हस्बैंड की सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/7 है। दैट ऑफ वाइफ सिलेक्शन इज 1/5। मतलब ये दोनों की प्रोबेबिलिटी गिवन है, हस्बैंड की 1/7, वाइफ की 1/5। देखो तो पहले ही लिखते हैं, लेट एच मान लेते हैं हस्बैंड के लिए। एच सच दैट हस्बैंड सेलेक्टेड तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच कितना हो गया हस्बैंड के लिए 1/7। सीधा प्रोबेबिलिटी में गिवन है 1/7। ठीक है। सेकंड आ जाओ, लेट डब्ल्यू सच दैट वाइफ सेलेक्टेड तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू आएगा 1/5। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से है, हस्बैंड की सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/7, वाइफ की 1/5। एक को हमने एच ले लिया, एक को डब्ल्यू ले लिया, इन्हीं के कैपिटल सिंबल ले लिया आगे वाले। ठीक है स्टूडेंट्स। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, फर्स्ट क्या निकालना है, बोथ ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, कि दोनों ही सिलेक्ट हो जाने चाहिए। देखो स्टूडेंट्स, तो कैसे आएगा? फर्स्ट केस क्या निकालना है, दोनों ही सिलेक्ट हो जाने चाहिए। केस है हर बार निकलेगा इंटरसेक्शन, और वो इंटरसेक्शन किस किसका निकलेगा, कैसे निकालना है वो देखो ध्यान से। बोथ ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, दोनों ही सिलेक्ट होने चाहिए, और इनके सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है ये वाली। तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन डब्ल्यू निकालना है, और ये निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू हो गया। हाँ, तो 1/7 इंटू 1/5 1/35। ये उन दोनों के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी आ गई स्टूडेंट। सिंपल केस है बिल्कुल। ठीक है। देखो फर्स्ट केस चल रहा है तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा कैसे चल रहा है, लेकिन जब इसके बाद सारे केस ऐसे ही आएंगे तो आपको ये केस इजी लगने लगेगा कैसे बनता है। नेक्स्ट आ जाओ, नन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, कोई भी सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स नहीं के लिए तो हम दोनों का नोट निकालेंगे पहले। तो 1 - 1/7 देन 6/7। दूसरा आ जाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू नॉट इक्वल टू 1 - 1/5 इक्वल टू 4/5। हो गया तक, दोनों का नोट भी निकाले ना मैंने। क्या कहता है क्वेश्चन में, नन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, कोई भी सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। कोई भी नहीं होगा तो ये रहा ना, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, दो ही तो केसेस है। हाँ, तो सेकंड क्या आ जाएगा, कोई भी सिलेक्ट नहीं होना चाहिए, एच नोट इंटरसेक्शन डब्ल्यू नोट। ये लो, तो क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच नोट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू नोट। हाँ, तो 6/7 इंटू 4/5 24/35। ये है जो कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा उसके लिए। ठीक है। लास्ट आ जाओ, थर्ड केस। देखिए ये जो केस हमने पढ़े हैं दोनों, ये तो अब तक आ चुके थे, ये इंडिपेंडेंट पे डिपेंड करते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। लेकिन यहां देखो ना, थर्ड क्या आ रहा है, ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड। ये केस नया आ गया, ओनली वन ऑफ देम, जो अब तक नहीं पढ़ा था, जो मैंने 3 एक्सरसाइज करा जिसमें नहीं आया, इस एक्सरसाइज का ये एक नया केस रहेगा, ओनली वन ऑफ देम। तो स्टूडेंट्स ओनली वन ऑफ देम का मतलब क्या समझते हैं? ओनली वन ऑफ देम में ये है कि दोनों में से केवल एक लगे। तो ऐसे कितने केस बनेंगे, देखो बताता हूं आपको। तो इसमें क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां लिख लो ओनली वन ऑफ देम, प्रोबेबिलिटी के अंदर ओनली वन ऑफ देम इक्वल टू देखना सीधा कहता हूं केस कैसे बनेगा। मान लीजिए हस्बैंड सेलेक्ट हो गया, सपोज हस्बैंड सेलेक्ट हो गया, तो वाइफ नहीं होनी चाहिए ना।
भाई तभी तो केस बनेगा ना प्रोबेबिलिटी का। हस्बैंड हो गया, वाइफ नहीं है, दोनों की मल्टीप्लाई तो ओनली वन ऑफ देम हो गया, ठीक है। प्लस में सेकंड केस, अब प्लस होता है इसमें जब सेकंड केस बनता है, तो ध्यान रखना केस जब बन जाएगा तो सीधा प्लस का सिंबल आएगा, प्लस। अब नेक्स्ट क्या बनेगा वो आ जाओ। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट में क्या है, मान लीजिए हस्बैंड सेलेक्ट नहीं हुआ तो सेट कौन होगा, वाइफ होगी। तो क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच नॉट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू। देखिए एक बार मैंने हस्बैंड मान लिया तो वाइफ नहीं हुई, अब मैंने वाइफ मान ली तो हस्बैंड नहीं हुआ सेलेक्ट। दोनों में केवल एक ही तो सेलेक्ट हो रहा है, यहाँ पे हस्बैंड यहाँ पे वाइफ, और दोनों को प्लस कर, जितने केस बने ऐसे जितने केस सोच करके आप बनाओगे उनको केवल प्लस करना होता है और कुछ भी नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। चले तो रखिए वैल्यूज, पी ऑफ एच 1/7, 4/5 प्लस में 6/7 इंटू 1/5, 4/35, 6/35, ये हो गया 10/35, 2/7 आंसर आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। आई होप क्लियर है। चलो अभी नेक्स्ट पार्ट कराएंगे ना ओनली वन ऑफ देम का, उसमें और बातें सारी आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। बस वीडियो को ध्यान से देखें, एंड तक देखें तो ये टॉपिक अपने आप आपको समझ में आने वाला है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। चलो देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या क्वेश्चन लिखा है मैंने, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किस तरह का है, थोड़ी ट्रिक है, समझना ध्यान से। ए स्पीक्स ट्रूथ इन 60% ऑफ द केसेस, मतलब ए 60% सच बोलता है, मतलब अगर 100 बातें बोलता है ना तो 100 में से 60 बातें वो सही बोलता है, बाकी 40 बातें वो झूठ बोलता है, ठीक है। बी इन 90% ऑफ द केसेस, बी 90% सच बोलता है, 100 में से 90 बातें वो सच बोलता है, 10 बातें बी भी झूठ बोल देता है, ठीक है। इन व्हाट परसेंटेज आर दे लाइकली, परसेंटेज में निकालना है, वो लास्ट का हम बताऊं क्या है। आर दे लाइकली टू कंट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, स्टेटिंग द सेम फैक्ट, एक ही बात के लिए, मान लीजिए एक ही बात दोनों ने बोलनी है, या मान लो एक ही क्वेश्चन मैंने दोनों से पुटअप किया, एक क्वेश्चन मैंने दोनों से पुटअप किया ए और बी से, तो उन दोनों में से एक सच बोलेगा एक झूठ बोलेगा, एक ही बात के लिए, हो गया ना यहाँ पे। तो द स्टेटिंग द सेम फैक्ट, एक बात के लिए, दे लाइकली टू कंट्राडिक्ट ईच अदर, एक दूसरे के लिए झूठ बोलेंगे, मतलब एक सच बोलेगा तो एक झूठ बोलेगा, ये कहता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखना कैसे करना है क्वेश्चन। तो केस तो वही ओनली वन ऑफ देम का ही है कि एक सच बोले तो सेकंड अपने आप झूठ बोलेगा। तो ये ध्यान रखना, ये अगर लिखा आता है तो इसका मतलब होता है दे कंट्राडिक्ट टू ईच अदर वाला मतलब होता है एक दूसरे के लिए झूठ बोलेंगे, सच और झूठ बोलेंगे, ठीक है। क्या आएगा ए के लिए, तो लेट सिंबल ए ले लेते हैं, लेट ए सच दैट ए कैन स्पीक ट्रुथ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आएगा 60/100, ठीक है। नेक्स्ट चले, अच्छा इसका नोट भी काम आने वाला है बाद में, सबका नोट तो यहाँ निकाल ही लिया करो, तो सीधा करता हूँ 40/100 आएगा, इतना तो हमें पता होना चाहिए, सीधा 1 में लेस करना है, ठीक है। लेट बी सच दैट, बी के लिए बी मान लिया, बी कैन स्पीक ट्रुथ, तो क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 90% है, तो 90/100, और अगर हम यहाँ पे नोट निकालेंगे तो आ जाएगा 10/100। देखो ध्यान से इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट्स, ये बातें क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इसका मतलब है सच बोलता है बी, इसका मतलब है बी झूठ बोलता है, ए झूठ बोलता है, ए सच बोलता है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे क्या बोला है, they likely to contradict each other in stating the same fact, एक दूसरे के लिए सच और झूठ बोलेंगे, दोनों की बातें हैं। तो देखो स्टूडेंट्स क्या निकालोगे यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे आप बीच में ये लाइन भी लिख सकते हैं या अलग अलग करके लिख सकते हैं, आप लोग लाइन देखो, आप क्या लिखोगे, they likely to contradict each other,
they likely to contradict each other. इक्वल टू, इतना लिख दो बहुत है, ठीक है। ये तो हो गया इसके लिए अंदर का पार्ट। अब रिजल्ट क्या आएगा वो देखो, तो ये आपको सोचना पड़ेगा। अब मान लीजिए ए ने सच बोला है, तो फिर इनटू में बी झूठ बोलेगा, हो गया ना केस। कितने पार्ट शुरू हमारे पास, कितने इवेंट है, तो 2 इवेंट है ए और बी, तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन आ रही है। वो चाहे नोट में चाहे वैसे, लेकिन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए। प्लस में सेकंड आ जाओ, अगर ए ने झूठ बोला है तो फिर बी सच बोलेगा। देखो ध्यान से, हो गया। दोनों को कर लेना स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करके सोल्व करना है, बस 2 ही केस बनेंगे ना, और तो कोई नहीं बनेगा। चलो हो जाएगा ये वाला। स्टूडेंट्स इसकी जगह पे अगर लिखा आ जाए एग्री, ध्यान देखना, अगर यहां लिखा हुआ है कंट्राक्ट, इसी जगह आ जाए एग्री टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे से सहमत हैं। इसका मतलब ये हुआ, वो कैसे कि एक ही बात के लिए, मान लीजिए कोई 2 बच्चे हैं ए और बी, ये ए है और ये बी है, इसने कोई बात सच बोल दी है। अब बी से पूछा गया तो बी भी उस बात को ही कहेगा, हाँ जो ए ने कहा है मैं उससे सहमत हूं, सही है, ए ने सही बोला है, ठीक है। या अगर ए ने झूठ बोल दिया है तो बी फिर यही कहेगा कि मैं ए से सहमत हूं, ए सही बोल रहा है। मतलब अगर दोनों सच बोलेंगे तो दोनों सच बोलेंगे, झूठ बोलेंगे तो फिर दोनों ही झूठ बोलेंगे, एक दूसरे के साथ हैं, ये इसका मतलब हो गया अगर एग्री लिखाता है तो फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे केस क्या बनते हैं, तो यहाँ तो आता एग्री वाला का पार्ट, यहाँ आता पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, कि दोनों सच सच बोल रहे हैं, या प्लस दूसरा केस पी ऑफ ए नॉट इंटू पी ऑफ बी नॉट बन जाता सेकेंड केस, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो बुक में आपको मिलेगा यूनियन वगैरह दिखा करके, या वैसे आपको टीचर्स बताते हैं, आप छोड़ो उन सब बातों को, सीधा शॉर्ट में याद करें। इतना कुछ हम याद नहीं कर सकते प्रोबेबिलिटी के अंदर कि उसको ऐसे सेट करना है इस तरह से, आप सीधे याद करें, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोगों को, इतना तो होगा ही, मुझे पता है आप लोगों के पास, कि केस बनाने हैं। केस क्या क्या बनेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, सिंपल केस पे ध्यान दो, 2 ही केस बनेंगे। इसके अलावा आप बता दो इस क्वेश्चन में अगर आपके माइंड में कोई तीसरा केस आ रहा हो तो क्या बन सकता है। आप कहोगे कि दोनों सच सच बोलेंगे, तीसरा केस बन जाएगा, लेकिन नहीं, वो तो ये लेना है ना, इसके अकॉर्डिंग बनाना है आपने केस। एक दूसरे के लिए से तो झूठ बोलेंगे, एक सच एक झूठ बोलेगा, तो यही बनेंगे 2 केस। इस केस में यही बनेंगे। अगर एग्री वाला पकड़ेंगे तो दोनों में ए बी, ए नोट बी नोट, उसके अलावा कोई केस नहीं बनेगा, क्योंकि जो कंडीशन है उसको देख के चलना है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप क्लियर हुआ होगा। बस इस तरह के क्वेश्चन है, ऐसी ही बातें इसमें सोच के आपको पार्ट करना है। चलो नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं, कुछ बातें वहां क्लियर हो जाएंगी आपको। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, मार्क्समैन का है, जो टारगेट को हिट करते हैं, निशानेबाज होते हैं, याद होगा आपको, देखा भी होगा मूवी वगैरह के अंदर जो निशाना वगैरह लगाते हैं ना, तो वो निशानेबाज है। ऐसे क्या कहता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग ए टारगेट बाय 3 मार्क्समैन, 3 मार्क्समैन है जो टारगेट को हिट करते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी है 1/2, 1/3, 1/4। इसका मीनिंग पता है क्या है, 3 मार्क्समैन है ना, फर्स्ट वाला 2 में से 1 सही निशाना लगाता है, बिल्कुल ठीक लगाता है। सेकंड वाला 3 बार फायर करता है, 3 बार, 3 में से 1 सही लगाता है। थर्ड वाला 4 बार फायर करता है, 4 में से 1 सही लगाता है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन एंड ओनली वन ऑफ देम विल हिट द टारगेट, केवल और केवल एक का टारगेट हिट होना चाहिए, मतलब वो लगातार एक के बाद एक फायर करेंगे। आगे लिखा मिलेगा व्हेन दे फायर साइमल्टेनियसली, वो मैंने लिखा नहीं आगे, ठीक है। वो तीनों एक के बाद एक फायर करते हैं, पहले ने किया, फिर सेकंड ने किया, फिर थर्ड ने किया, फिर पहले ने किया, सेकंड ने किया, थर्ड ने किया। तो कहता है जब तीनों फायर करते हैं, तीनों में से किसी एक का निशाना लगना चाहिए, बाकी 2 का नहीं लगना चाहिए। ऐसी बनानी कंडीशन बनाई तो ओनली वन ऑफ देम है ना, तो लेट ए मान लेते हैं, लेट ए सच दैट फर्स्ट मार्क्समैन हिट द टारगेट, हिट द टारगेट। तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, P ऑफ A इक्वल टू
1/2, तो P ऑफ A नोट क्या आ जाएगा, मैंने कहा नोट भी निकाल लिया और यहीं पे 1/2 ही आएगा, 1 में लेस होगा। लेट बी सच दैट सेकेंड हिट द टारगेट, आप लिख लेना मार्क्स में, सेकेंड हिट द टारगेट, तो क्या आएगा, P ऑफ B इक्वल्स टू 1/3 कोमा P ऑफ B नोट इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे 2/3, 1 माइनस 1/3, 2/3 रिजल्ट आएगा। लेट्स सी सच दैट थर्ड हिट द टारगेट, थर्ड हिट द टारगेट, तो क्या आएगा P ऑफ C इक्वल टू 1/4, ये रन थर्ड का, पहले का सेकंड का थर्ड का हो गया, और अब इसका नोट निकाल लो, P ऑफ C नोट 3/4, इस तरह सारी बात होगी सेट। अब आ जाओ ओनली वन ऑफ देम स्टूडेंट्स, देखना क्या बनेंगे। P ऑफ मतलब प्रोबेबिलिटी 4, ओनली वन ऑफ देम हिट द टारगेट, हिट द टारगेट, ब्रैकेट इक्वल टू, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, मैं शॉर्ट में करा रहा हूं सीधा, बुक में आपको मिलेगा वो केसेस बना करके अलग अलग, पहला अलग बनाएंगे, सेकंड अलग, लास्ट में उन सबको जोड़ देंगे, ऐड करेंगे, ऐसा कुछ है, आप सीधा ही ऐड करके चलेंगे, कुछ नहीं करना है, सीधा आप इस तरह केस लिखें। और अब आ जाओ ओनली वन ऑफ देम हिट द टारगेट, हो गया, तो क्या बने केस, सोचिए अब क्या क्या हो सकता है भाई, ए वाले ने टारगेट को हिट कर दिया, तो बी और सी नहीं करेंगे, सीधी सी बात है भाई, एक ही चाहिए ना, हमें ए ने कर दिया, तो अब बी और सी नहीं करेंगे, ये बन गया प्लस, तीनों हो गए ना मल्टीप्लाई में, 3 केस थे, 3 इवेंट, तीनों आ गए मल्टीप्लाई, मतलब एक केस कंप्लीट, सेकंड चले आप प्लस में, अब ए ने हिट नहीं किया, बी नहीं कर दिया, देखो ए का हिट नहीं हुआ तो फिर बी का हो गया, और सी का नहीं होगा, फिर सीधी सी बात है, ठीक है, प्लस लास्ट आ जाओ, ए का नहीं हुआ हिट, बी का भी नहीं हुआ, बट अब सी का हिट हो गया, तो स्टूडेंट्स कितने केस बने, 3 केस बनेंगे ना, या और भी कोई केस बन सकता है, सोचे, माइंड लगाएं, इस वीडियो को देखने के बाद सोच लेना कि क्या और भी कोई केस बन सकता था क्या, जितना सोचेंगे उतना ही क्वेश्चन है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का काम सोचने का ही है, प्रोबेबिलिटी में तो कंप्लीट जितना सोचेंगे आप ये समझ लो उतना ही हमारा आंसर बिल्कुल सही आता चला जाएगा, ठीक है। आई होप जो बता रहा हूँ बातें क्लियर होंगी। तो स्टूडेंट्स अब तो इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है, आगे तो सिर्फ वैल्यू रखनी है, रखते हैं ना वैल्यू, तो अरे वैल्यू रख के प्लस माइनस करना है, ठीक है, चलो तो हो जाना है क्वेश्चन, तो समझ आया स्टूडेंट्स। चलो अब बताता हूँ आपसे, इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन एंड ओनली वन की जगह आ जाए ओनली 2 हिट द टारगेट। अब ओनली 2 हिट द टारगेट, 2 हिट करेंगे तो एक का नहीं होगा, तो फिर कितने केस बनेंगे, तो देखो ऐसे बन जाएगा, इसी में जैसे ए का हो गया, बी का नहीं, बी का हो गया, सी का नहीं हुआ, तो हो गया। देखो इस केस में ओनली 2 टारगेट, आगे चलते हैं, ओनली 2 बोला है, केवल 2 का होना चाहिए। अगला आ जाओ, ए का नहीं हुआ, बी का हो गया, सी का हो गया, क्लियर है। और आगे चले प्लस में, अगला आ जाओ, ए का हो गया, बी का नहीं हुआ, सी का हो गया, ये देखो। इसके अलावा कोई और केस बनेंगे, यही बनेंगे ना 3 केसेस, तीनों केस आ गए, समझ आया। ये ओनली 2 के लिए था स्टूडेंट्स, कभी आप देखोगे इसके लिए है वीडियो में सर ने साफ कर दिया, ऐसा नहीं है, वो पहले लर्न कर लेना, वो उसका था, ये ओनली 2 मतलब ओनली 2 के लिए है, ठीक है। तो अच्छा इस क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल हिट द टारगेट। अब एटलीस्ट वन ऑफ देम, तो अब एटलीस्ट आ गया ना, तो नोट निकाल के 1 में लेस करना है। नोट कैसे आता, इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी थी और इसको 1 में लेस करना था, मतलब एटलीस्ट के लिए हो गया था 1 माइनस पी ऑफ ए नोट इंटू पी ऑफ बी नोट इंटू पी ऑफ सी नोट, ये आंसर आता एटलीस्ट के लिए कि ये तीनों का नोट मल्टीप्लाई 1 में लेस कर दो। ये केस ओनली वन ऑफ देम का था, ओनली वन ऑफ देम का ये केस, और 1 एंड ओनली 1 का ये केस, इसमें आप लगा लेना। चलो मैं लगा देता हूं, बी पे नोट रहेगा, यहाँ पे सी पे नोट रहेगा और यहाँ पे ए पे नोट रहेगा,
ठीक है, ऐसे क्लियर है। तो ओनली वन ऑफ देम के लिए ये केस था, ओनली टू के लिए अब बताया मैंने वो केस, और थ्री के लिए, थ्री मतलब हो गया सारे के सारे हिट कर जाए टारगेट को, तो क्या आएगा P ऑफ A इंटू P ऑफ B इंटू P ऑफ C। अगर सारे हिट करते हैं तीनों की तो वो हो गया, क्लियर है। ऑल हिट द टारगेट, तो फिर आप लास्ट में क्या निकालते, देखो ये लिखते ऑल हिट द टारगेट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A इंटू B इंटू C। ये ऑल हिट द टारगेट के लिए था, सबके लिए निकालना है, निकल सबका इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे लिखने का वे था हमारे पास कि ABC मुझे पता है सबके लिए है, इनमें मुझे पता नहीं होता ना क्या लिखना है, इसलिए मैंने शॉर्ट ऐसे अंदर लिख दो और बाहर का ये रिजल्ट शो करो। आई होप स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में सारी बातें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर ये एक्सरसाइज समझनी है या आगे की वीडियोस को, आगे के एक्सरसाइज को समझना है आपने, आज की वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ओनली वन ऑफ देम का केस है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अभी इस एक्सरसाइज में 2 या 3 वीडियोज आने वाली है, क्योंकि सारी एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है ये वाली। ये आ गई तो फिर तो आपको आगे कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है स्टूडेंट्स, ये मैं शॉर्ट ही लेता हूँ इस चीज़ की, बस इसको ध्यान से समझना है इस एक्सरसाइज को, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट डिफाइन कर लेते हैं, एक देखिए देखिए स्टूडेंट्स क्या क्वेश्चन नेक्स्ट। इन टॉसिंग ए क्वाइन थ्राइस, एक सिक्के को थ्रो किया गया है 3 टाइम्स, फाइंड द चांसेस ऑफ थ्रोइंग हेड एंड टेल अल्टरनेटिव। हेड और टेल आना चाहिए, अल्टरनेटिव मतलब होता है एक के बाद एक, पहले हेड आया तो नेक्स्ट बारी में टेल आना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं स्टूडेंट्स। एक तो आप देखो इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन और यहाँ पे है सॉल्यूशन। तो क्या लिखोगे, पहले सबसे पहले तो एक बार थ्रो करते हैं इस क्वाइन को, ठीक है ना। व्हेन थ्रो ए क्वाइन, व्हेन थ्रो ए क्वाइन, तो सीधा प्रोबेबिलिटी ऑफ H मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और स्टूडेंट्स टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। क्लियर है बात, तो कि हेड की एक बार उछाला है मैंने, अभी एक बार उसको थ्रो किया है, ठीक है। अब चलते हैं, कितनी बार थ्रो करना है, 3 बार ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी या ऐसे लिख लो, इन 3 थ्रोज ऑफ ए क्वाइन, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना है, हेड एंड टेल अल्टरनेटिव, हेड एंड टेल अल्टरनेटिव। तो स्टूडेंट्स क्या बनेगा ऐसा केस, सोचो 3 बार उछालना है, पहली बार थ्रो किया मैंने, थ्रो करने के बाद सोचिए हेड आ गया, सोचो पहली बार, तो ये मेरा फर्स्ट केस हो गया, हेड आ गया। अब मुझे सेकंड थ्रो करना है, तो सेकंड में स्टूडेंट्स क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए, सेकंड में हेड से बात नहीं बनेगी, अल्टरनेटिव है। तो थर्ड में फिर क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए, हेड टेल हेड, अल्टरनेटिव आ रहे हैं एक के बाद एक। 3 बार थ्रो था तो 1 2 3 बार थ्रो हो गया, ठीक है। पहला केस खत्म, प्लस में अब आ जाओ सेकंड केस। सोचो पहली बारी में टेल आ सकता है, फर्स्ट थ्रो किया टेल आ गया, तो अब सेकंड में हेड, थर्ड में टेल, सेकंड में हेड, थर्ड में टेल, इस तरह से। तो ऐसे 2 ही केस पॉसिबल है, कोई और भी केस पॉसिबल है, सिर्फ 2 ही केस पॉसिबल होंगे स्टूडेंट्स। इजी सा केस है, कोई डाउट नहीं इस केस के अंदर, ठीक है। तो क्या आएगा, 1/2 1/2 1/2 प्लस 1/2 1/2 1/2, तो स्टूडेंट्स 1/8 प्लस 1/8 2/8 देन 1/4, ये आंसर आएगा। स्टूडेंट्स क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। एक तो ये ट्रिक थी, अब देखो सेकंड ट्रिक, हम इसको सीधा भी कर सकते हैं ना, देखना कैसे, 3 बार थ्रो है ना, लिखो और है सेकंड केस इसका, और व्हेन ऐसे भी कर सकते हैं, व्हेन थ्रो ए क्वाइन थ्राइस, तो क्या आएगा, S इक्वल टू पता है सबको, H H H H H T H T H T H H,
एच टी 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 एच टी, नेक्स्ट आएगा टी टी एच, लास्ट आएगा टी टी टी। इस तरह बनेंगे यार, ये तो बार बार जरूरत नहीं रिपीट करने की, पता ही आप कैसे बनेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एस कितना हो गया 8। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, अल्टरनेटिव के लिए। हाँ तो बोलो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड टेल अल्टरनेटिव इक्वल टू, काउंट करो तो क्या आएगा, नंबर ऑफ ई, नंबर ऑफ एस। ई क्या हो गया, ई मैंने अल्टरनेटिव के लिए मान लिया, हेड और टेल। कितने केस है ऐसे, चेक करो। हेड 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 नहीं बनेगा, हेड हेड टेल नहीं बनेगा, लगातार आगे ये बनेगा, हेड टेल हेड बन गया ना 1, टेल हेड टेल नहीं, हेड टेल टेल नहीं, ये बनेगा टेल हेड टेल, हो गया अल्टरनेटिव। ये नहीं अल्टरनेटिव, ये नहीं, कितने केस हुए 1 2, तो 2 ही तो केस हुए, 2 तो ऊपर हो गया। ठीक है, इसमें और डिवाइड में कितना हो गया 8, देन 1/4 रिजल्ट आएगा। तो स्टूडेंट दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल केस है वाला, समझ आया, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखें। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन क्या है, स्टूडेंट टेक्स एग्जामिनेशन इन 4 सब्जेक्ट ए बी सी एंड डी। मतलब ये कहता है एक स्टूडेंट है कोई भी, उसका ए नाम नहीं है, ए स्टूडेंट बोला है, एक स्टूडेंट है कोई, वो एग्जामिनेशन मतलब 4 सब्जेक्ट के एग्जाम देता है। सब्जेक्ट कौन कौन से, 4, ए बी सी एंड डी, 4 के एग्जाम देता है। अब आगे चलते हैं। हिज चांसेस ऑफ पासिंग इन ए आर, ए सब्जेक्ट में पास होने के चांस 4/5, बी में 3/4, सी में 5/6 एंड डी में 2/3 है। उसके पास होने के चांस हैं इनमें, इन सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो मतलब सीधी प्रोबेबिलिटी गिवन है ए बी सी डी। आगे टू क्वालिफाई, अगर उसे एग्जाम क्वालिफाई करना है, मान लो उसे पास होना है, क्वालिफाई करना है, ही मस्ट पास इन ए, तो ए सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा, मतलब ए में तो पास होना कंपलसरी है। ठीक है, एंड एटलीस्ट इन अदर 2 सब्जेक्ट, और बाकी बच गए 3, कौन कौन से, बी सी डी, उनमें से कम 2 में पास होना जरूरी है ना, एटलीस्ट इन 2 अदर सब्जेक्ट, कम से कम 2 में पास होना जरूरी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही क्वालिफाइज, क्वालिफाई कर जाए, प्रोबेबिलिटी निकालो उसकी। देखो स्टूडेंट्स कैसे आएगी, देखना। तो लेट ए मान लेता हूं, ए सच दैट, ठीक है, ए किसके लिए, ए सब्जेक्ट में ही एग्जाम देने के लिए, मतलब क्वालिफाई करने के लिए, पास होने के लिए। तो क्या लिखोगे, ही पास इन सब्जेक्ट ए, तो क्या है स्टूडेंट्स, पी ऑफ ए इक्वल टू 4/5। सबके नोट निकाल लेना, जिसका चाहिएगा वो देख लेंगे, नहीं चाहिएगा रहेगा ऐसे कैसे, क्या दिक्कत है। ठीक है, ऐसे ही बी, तो स्टूडेंट्स बी का लिख लोगे ना आप सीधा, ऐसे लिख लेना लाइन। तो मैं सीधा करता हूं, बी के लिए, बी में पास होने की प्रोबेबिलिटी है 3/4, बी में नोट की प्रोबेबिलिटी है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी है 5/6, हाँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नोट है 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी है 2/3, हाँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी नोट है 1/3। आई होप सारी बातें क्लियर होंगी। ये तो इस तरह से आपको राइट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट। अगर उसे पास होना है, क्वालिफाई करना है, तो एक भी तो पास होना जरूरी है, बाकी बच गए, उनमें से कम 2 में पास होना जरूरी है। ठीक है, तो ऐसे केस बना के चलो, आप बनाए प्रोबेबिलिटी और ही क्वालिफाई, केस बनाओ, उसे क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी है। पहला केस क्या बनेगा भाई, ए में तो पास होना जरूरी है ही, 4 केस है ना, ए बी सी डी, चारों की होगी मल्टीप्लाई, नोट किया कैसे करनी हो आपको देखना है। तो ए में तो जरूरी पास होना, मैंने बी में मान लिया पास हो गया, सी में मान लिया पास हो गया, और डी में पास नहीं हुआ, मैंने ऐसे मान लिया। तो देखो ए में तो पास हुआ, बाकी 2 में हो गया, 3 में से इसमें नहीं हुआ, तो पास। ठीक है, प्लस में
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में पास हो गया, बी में हो गया, सी में नहीं हुआ और अब डी में हो गया, प्लस तो भी पास है ना। देखो ये पास है, बाकी 3 में से 2 में पास है, इसमें नहीं, कोई बात नहीं, पास है। प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में तो पास हो गया, बी में नहीं हुआ, बी मान लेते हैं नोट पे, सी में हो गया और डी में हो गया। ये लो, ए में तो है ही पास, बी में नहीं हुआ, कोई बात नहीं, सी में हो गया, डी में हो गया, अब भी पास है, हो गए पास। ए में तो फेल हो नहीं सकता, पास रहेगा ही रहेगा। और कोई केस बनेगा स्टूडेंट्स, सोच के बताइए। तो एक ये भी तो बन सकता है, अगर वो चारों में पास हो जाए तो भी तो पास है, नहीं भाई, कम से कम 2 बोले हैं ना, एटलीस्ट 2 से ज्यादा में तो पास हो सकता है। हो सकता है कोई इंटेलिजेंट हो आप जैसा, तो पास नहीं हो सकता उसके अंदर, चारों सब्जेक्ट में, चारों सब्जेक्ट के अंदर हो सकता है ना। तो क्या आएगा, प्लस में लास्ट केस, ए में पास होगा, बी में भी होगा, सी में भी होगा और डी में भी होगा। इस तरह चारों सब्जेक्ट में पास होगा तो भी पास है, क्वालिफाई करेगा। तो ये केस नहीं बोलना है, फोर्थ केस, ओनली वन ऑफ देम, ओनली 2 नहीं था क्वेश्चन के अंदर, क्या था, एटलीस्ट कम से कम 2 में, 2 से ज्यादा में भी पास हो सकता है। स्टूडेंट्स क्लियर है जो बातें? बस अब तो वैल्यू रखनी है सबकी, वैल्यू रख लेना, सोल्व कर लेना। आई होप क्लियर होगा। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब कुछ क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज को करवाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आने वाले हैं, एनसीआर वाला केस भी आने वाला है आपके सामने, अभी वो बताएंगे कैसे लगता है। अभी हमने विदाउट के क्वेश्चन करवाए थे, विदाउट रिप्लेसमेंट वाले, याद कीजिए मल्टीप्लिकेटिव लॉ के अंदर। तो अभी उनको जैसे बताया था मैंने, उस ट्रिक से करना है, ज़्यादा कुछ अपना दिमाग नहीं लगाना है। अभी मैं बता दूंगा, सब बाद में क्लियर होंगी बातें, तो थोड़ा सोच के चलें और जैसे बताया गया है क्वेश्चनों को उस तरह से फॉलो करें, सोल्व करें, ठीक है। आगे हम बताने वाले हैं अभी कि क्वेश्चन किस तरह से सोल्व करना है, और क्वेश्चन आएंगे तो सब बताएंगे आपको। ये इतना जरूर कहता हूँ कि जब टॉपिक कंप्लीट होगा प्रोबेबिलिटी, आपको पूरी कंप्लीट प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। बस अभी जो बताता हूँ केवल उस पर ध्यान दीजिए, फालतू की बातों पे नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। वैसे स्टूडेंट्स ऐसा तो मैंने पहले भी आपको कह चुका है, मैंने कह चुका हूँ पहले भी, 3D के अंदर बताया था मैंने आपको कि आप अभी वेट करें, लास्ट तक सब क्लियर हो जाएगा। तो लास्ट तक मैंने सब कुछ क्लियर किया ना स्टूडेंट्स। तो इसी तरह से प्रोबेबिलिटी में कुछ वेट करें आप, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ क्वेश्चन पीछे अभी रखवाए भी हैं, बताएंगे सब कुछ, मैंने कहा सब क्लियर होगा, थोड़ा वेट करें, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक खत्म करते हैं और नेक्स्ट की वीडियो के अंदर वैल्यूज और सोल्व करते हैं और थोड़े टिपिकल क्वेश्चन लेते हैं इसके, ठीक है। थैंक्स।